Hello, everyone. A very warm welcome, ladies and gentlemen. Today, we are here to talk about the UGC NET exam. Yes, you heard it right. My name is C.S. Udit Dua, a commerce specialist, and I am going to talk about UGC NET preparation. UGC NET preparation, if you are an aspirant, and अगर आप commerce background से हैं, तो ये video आपके लिए है. Commerce background के students, BCom, MCom, CA, CS, CMA, MBA, Finance, ये सारे students जिन्होंने graduation या post graduation commerce में करा है और aspirant हैं, assistant प्रोफेसर या JRF के लिए एस्पिरेंट हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे प्रिपेयर किया जाए. यूजीसी नेट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और यहाँ पे दो पेपर्स में ये कंडक्ट किया जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 जो मेरा पेपर है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें रिसर्च, मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स पेपर. एंड जो मेरा पेपर 2 है जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है, उसके बारे में मुझे यहाँ बात करनी है. कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए कोड नंबर 08. इसमें कैसे प्रिपेयर किया जाए? इट इज ऑफ 200 मार्क्स और अगर मैं JRF एस्पिरेंट हूं तो मुझे 98 या 99 परसेंटाइल चाहिए साहब. तो मेरे को यहाँ पे कैसे यहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगा. मेरे अलग अलग यूनिट्स में ये सिलेबस डिवाइडेड है, अलग अलग यूनिट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं. हर यूनिट 9 to 10 क्वेश्चंस यहाँ पे कैरी करता है, क्योंकि मेरे ये जो 10 यूनिट्स आपको दिख रहे हैं, यूनिट 1 से यूनिट 10 को लेके, ये टोटल मेरी जो यहाँ पे वेटेज इन सारे यूनिट्स में से 200 मार्क्स की यूजीसी नेट में आती है. क्या यूजीसी नेट एमसीक्यू बेस्ड है? यस. क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? नहीं. आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या कंटेंट है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. तो जैसे कि आप जानते हैं, पेपर नंबर 2 का पहला जो यूनिट है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा क्या कहता है, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या कंसेप्ट्स आते हैं, बिजनेस का कैसे एनवायरनमेंट होता है. मेरे यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बेसिस पे कुछ टॉपिक्स हैं. मेरे को यहाँ पे क्या देखना है, आई नीड टू लुक द मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज. क्या आपने ये बीकॉम या एमकॉम में पढ़ा है? यस. मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मेरा कैसे इंपैक्ट करता है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द बिजनेसेस. पॉलिटिकल फैक्टर्स के लिए एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर में कह सकता हूं. लीगल एनवायरनमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. आप सब जानते हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में, हिंदुस्तान में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको मैं प्यार से फेमा कहता हूं, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ने फेमा बनाया है, उसके लिए मुझे इस बारे में पढ़ना है. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR. इट इज अ न्यू कंसेप्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. हर कंपनी को, जो बड़ी कंपनीज है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में यहाँ पे अलग अलग चैरिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक के बेनिफिट के लिए कुछ एक्टिविटीज करनी होती हैं. स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड ड्राइवर्स, मोड ऑफ द एंट्री ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ेंगे. थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसकी अलग अलग थ्योरीज हैं. गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड. क्यों गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी? प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए. डिमांड सप्लाई का यहाँ कंसेप्ट आ जाता है. फिस्कल पॉलिसीज का यहाँ कंसेप्ट आ जाता है. इंटरवेंशन, मेरा जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, उसका यहां पे कंसेप्ट आ जाता है. गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज यहां पे आ जाती हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरा यूनिट 1 में. और क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, FDI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स. मेरे जो इंडिया के बाहर के गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, गवर्नमेंट जो बाहर के बड़े बड़े मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया की स्टॉक मार्केट में, इंडिया के मार्केट में, जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. उसके बारे में मेरे को पढ़ना है. बैलेंस ऑफ पेमेंट. दिस इज ऑल इकोनॉमिक्स ऑफ 12th, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. मेरी सारी यहाँ पे वो बातें आने वाली हैं. उसके बाद मुझे कुछ बातें देखनी है, जैसे कि मुझे देखना है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स और यहाँ पे SCN, सार्क और नाफ्टा, इसके बारे में मुझे पढ़ना है. तो दिस इज ऑल अबाउट
इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गैट्स, ट्रिप्स, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरा यूनिट यहाँ पे खत्म होता है। इसमें से आपको 9 to 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, हर बार आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होने चाहिए, और मेरे यहाँ पे 18 से 20 मार्क्स के लिए कैरी करता है। नेक्स्ट यूनिट जो है आपका इंपॉर्टेंट जो है वो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाता हूँ अराउंड 7-8 years से to chartered accountants, UGC नेट एंड UPSC एस्पिरेंट्स को। तो यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसमें वही बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हमने 11th में पढ़े हैं, गोइंग कंसर्न, मटीरियलिटी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कंसेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स, मेरे सारे कंसेप्ट्स बेसिक अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग क्या है? इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल नेचर की जो इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करना, समराइज करना। मेरा जर्नल एंट्रीज के थ्रू मेरे को यहाँ पे ये सारी बातें सीखनी है। 11th 12th बीकॉम सबका अकाउंटिंग का बेसिक। पार्टनरशिप अकाउंट्स ये आप पढ़ चुके हैं, मेरे 12th में भी है पार्टनरशिप अकाउंट्स, उनका एडमिशन। पार्टनरशिप क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ अ बिजनेस व्हेन 2 or more persons enter into a partnership। और पार्टनरशिप मेरी यहाँ पे 2 बंदे यहाँ पे एंटर करते हैं, उसका एडमिशन की क्या अकाउंटिंग है। अगर कोई रिटायर हो जाता है, डेथ हो जाता है, डिसोल्यूशन या इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म की कैसे अकाउंटिंग करनी है, जो हमने 12th में पढ़ा था, उसके बेसिस पे यहाँ MCQs आते हैं। क्या बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं? नहीं। पार्टनरशिप अकाउंट्स पे मेरे यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मेरा यहाँ पे पार्टनर रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। मेरे को यहाँ पे पार्टनर पे प्रॉफिट शेयरिंग पे कैसे यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर उसकी डिसोल्यूशन हो रही है। तो छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मेरा मेजर इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इश्यू ऑफ शेयर्स, forfeiture of shares, reissue of the shares, liquidation of the companies, acquisition, merger, amalgamation and reconstruction of the companies। क्या मतलब हुआ? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इश्यू ऑफ शेयर्स, क्या हमने इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ रखा है? यस, हमने 12th में भी पढ़ा, बीकॉम में भी पढ़ा, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे मुझे MCQs प्रैक्टिस करने हैं। मेरे शेयर्स क्या हैं? शेयर्स इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट। आप शेयर्स को इशू करके, कंपनीज इशू करती है, ऑथराइज्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल है, पेड अप है, कॉल्ड अप है, आप सब पढ़ के आए हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स की सारी जर्नल एंट्रीज, अगर मेरा अमाउंट जो कॉल्ड अप है 2 rupees first application money, 2 rupees allotment money, first call, final call, अगर मेरा शेयर होल्डर वो पे नहीं कर पाता है तो हम शेयर्स को क्या कर देते हैं? forfeit कर देते हैं। forfeiture की journal entries and how it is to be done, reissue कर सकते हैं हम forfeited shares को, वो मैं सिखाऊंगा। and liquidation of the companies, when companies can get liquidated, yes, companies की liquidation की entries सब बताऊंगा। acquisition, merger, amalgamation and reconstruction of companies, when one company take over the other company, it's called amalgamation। come on, are you with me? yes, amalgamation। Flipkart ने Walmart को acquire किया, that is called acquisition। HDFC Bank, HDFC Limited दोनों एक में मिल गए, that is called mergers। तो यहाँ पे सबकी अलग अलग journal entries कैसे यहाँ पे एक कंपनी जो acquisition कर रही है और एक कंपनी जो बेची जा रही है, one company is acquiring, one company is target, तो मेरी यहाँ पे 2 कंपनीज इन्वॉल्व हैं। परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगा ये मैं आपको सिखाऊंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, और ये इस बेसिस पे परचेज कंसिडरेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स। होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, टाटा ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं TCS की बात करूं तो TCS हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिविजुअल बेसिस पे भी बनाएगी, और टाटा ग्रुप की इतनी सारी कंपनीज हैं, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, टाटा कंसल्टेंसी है, अब टाटा टेक्नोलॉजीज का भी IPO आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी टाटा की कंज्यूमर गुड्स की भी कंपनी है, टाटा इन्वेस्टमेंट्स भी है, टाटा इंश्योरेंस भी है। सारी कंपनीज को मर्ज करके कैसे
होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे टाटा ग्रुप तैयार करेगी, वो यहाँ पे सीखने वाली बात है। उसके बाद मेरे यहाँ पे कुछ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक्स हैं जो हम कॉस्टिंग में पढ़ते थे बीकॉम में। मार्जिनल कॉस्टिंग आपको पढ़ना है, ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ना है, बजटरी कंट्रोल पढ़ना है। बजटरी कंट्रोल क्या है? when the organization, my management accountant prepare the budgets on the basis of estimates. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? जहां पे मैं वेरिएंस कंपेयर करता हूं एक्चुअल से बजटेड से। ब्रेक इवन क्या है? क्या मैं ब्रेक इवन एनालिसिस कर सकता हूं? यस। मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस मेरे डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं कॉस्टिंग में। कॉस्ट क्या है? मेरे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर्स, मेरे डिफरेंट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मुझे सीखना है। और उसके बाद मुझे सीखना है कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। मैं डिसीजंस लूंगा तो मुझे क्या क्या चीजें एनालाइज करनी है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एनालाइज करनी है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है? जिसमें मैं एस्टिमेट करता हूं हाउ मच मनी अ पर्टिकुलर एसेट विल बी रिक्वायर्ड। जैसे मैं एग्जांपल लूं गाड़ी खरीदने का, मैं होंडा सिटी खरीद के लाया, ठीक है सर, तो मैंने होंडा सिटी खरीदने में अगर 10 लाख रुपए लगाए तो उसके लिए मैंने बैंक से लोन लिया, यस सर। तो मेरी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है? मेरी कॉस्टिंग ये कहती है कि जितने साल मैं उस गाड़ी को चलाऊंगा, मैं गाड़ी चलाने के लिए कुछ डाउन पेमेंट करके आया, मैं वो कैलकुलेट करूंगा कॉस्ट में। मैंने उसको कैलकुलेट करने के बाद ईएमआईस पे करी, मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, उसको भी कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद मैंने कार की इंश्योरेंस कराई, मैं उसको भी कैलकुलेट करूंगा। मैंने हर साल उसकी मेंटेनेंस के लिए रिपेयर मैंने सर्विस कराई, उसको भी मैं कैलकुलेट करूंगा। मैंने फ्यूल कॉस्ट इनकर करी, वो भी करूंगा। मैंने हर साल इंश्योरेंस को रिन्यू कराया, मैं वो भी कैलकुलेट करूंगा। दैट मींस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या कहता है? मेरा जितना भी मनी इन्वॉल्व है स्पेंडिंग ऑफ एन एसेट पे ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, अगर मैं 10 साल यूज कर रहा हूं तो 10 साल के लिए मुझे यहां पे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग लेनी है। टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग एंड जेआईटी। मेरा यहां पे काइजन कॉस्टिंग क्या है? इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए बात करता है। और मेरी यहां पे जस्ट इन टाइम जेआईटी क्या है? जस्ट इन टाइम मेरी यहां पे इन्वेंट्री को मैनेज करने की बात करता है। और काइजन कॉस्टिंग मेरी क्या है? काइजन कॉस्टिंग मेरी बात करता है कंट्रोलिंग द कॉस्ट ओवर अनप्रोडक्टिव बिजनेस एक्टिविटीज। जैसे मैं कंट्रोल करूं कॉस्ट को, मेरे जो अनएथिकल मेरे जो लेबर हैं, एम्प्लॉइज हैं, जो मेरे प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, मैं उनको कम करने की बात कर रहा हूं कॉस्टिंग के बेसिस पे। तो मेरे यहां पे सारी चीजें मुझे सीखनी है। उसके बाद मैं कहूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरी जो कंपनीज हैं वो कैसे बनाती हैं? इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल 3। आर यू विद मी? यस। शेड्यूल 3 किसका? ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल 3 बताता है कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पीएनएल एंड बैलेंस शीट कंपनीज कैसे बनाती है, उसका एनालिसिस कैसे किया जाए। रेशियो एनालिसिस, रेशियोज मेरे डिफरेंट हो सकते हैं। मेरे प्रॉफिट ड्रिवन रेशियोज अलग है, मेरे रिटर्न रेशियोज अलग हैं। प्रॉफिट रेशियोज में नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। रिटर्न रेशियोज में मेरे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, मेरे अलग रेशियोज हैं। इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए मेरे टर्नओवर रेशियोज हैं। तो सारे रेशियोज, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, करंट एसेट रेशियो, मेरे सारे रेशियोज का मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एनालिसिस करूंगा। और ये मैं करता क्यों हूं सर? मैं ये बताने के लिए करता हूं कि जो मैं कंपनी का एनालिसिस कर रहा हूं, क्या वो फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लूं अदानी साहब का, अदानी ग्रुप की कंपनीज, वेदर इट इज अदानी विल्मर, अदानी एंटरप्राइजेज, मेरे अदानी के जितनी भी कंपनीज है उसमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है। दैट मीन्स दे हैव टेकन मोर डेब्ट as compared to the equity। तो मुझे वहां पे रिस्क एनालिसिस ज्यादा लगता है और मेरा वहां पे इन्वेस्टमेंट रिस्की हो जाता है। फंड फ्लो एनालिसिस, मैं फंड को कैसे एनालाइज करूं ये बताता हूं। कैश फ्लो एनालिसिस, मेरे कैश डिफरेंट एनालिसिस से आते हैं। कैश मेरा क्या है? कैश मेरा क्या है? कैश व्हेन कम्स इनटू द बिजनेस एंड गोज आउट ऑफ द बिजनेस, तो मेरा कैश फ्लो को मैं कैसे बनाता हूं ये मैं पढ़ के आया हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को मैं कैश का बेसिस का स्टेटमेंट बनाता हूं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग,
ये क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है साहब? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिपोर्टिंग द इन्वेस्टमेंट्स मेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में एम्प्लॉयज़ में मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट करी उसकी मैं अकाउंटिंग करता हूँ। इन्फ्लेशन के बेसिस पे अकाउंटिंग, और इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग कैसे करता हूँ मैं? इन्वायरमेंटल का इवैल्यूएशन करके कि इन्वायरमेंटल कंप्लायंस है कि नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेरे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियोज के ऊपर क्वेश्चन मानिए ही मानिए आना ही आना है। करना कुछ नहीं है रेशियोज में, जस्ट यू नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू नीड टू कैलकुलेट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस। आईएफआरएस क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स issued by Institute of Chartered Accountants of India are what, वो हैं जो मुझे एक तरीका बताते हैं कि कैसे मैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करूं, कैसे मैं गुडविल को कंप्लाई करूं, कैसे मेरे एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट दिया जाए, कैसे मैं अर्निंग पर शेयर निकालूं, कैसे मैं टैक्स का बेनिफिट लूं, कैसे मैं प्रॉफिट कंप्यूट करूं, कैसे मैं सारी चीज़ें, अकाउंटिंग का एक तरीका, एक स्टैंडर्ड दिया गया स्टैंडर्ड्स में। और आईएफआरएस बाहर के देशों में जो में स्टैंडर्ड्स लगाए जाते हैं। उसके बाद ऑडिटिंग मेरी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट करता है, ऑडिट रिपोर्ट देता है। वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट। वाउचिंग वेरिफिकेशन होगी, वैल्यूएशन होगी एसेट की, क्या वो एसेट सही वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे आ रहा है, नहीं तो क्या उसको कुछ डेप्रिशिएट या रीवैल्यूएशन करने की जरूरत है। मेरी लायबिलिटीज का भी यही बात होगी। उसके बाद ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट। फिर कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट जो मेरे कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। ऑडिट रिपोर्ट मेरी मैंडेटरीली जाती है 143 में, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है। फिर रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, सिस्टम्स ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट, ये डिफरेंट काइंड्स के नए नए ऑडिट्स हैं। एनर्जी ऑडिट मेरा यहाँ पे ये बताता है कि मेरी एनर्जी एफिशिएंसी एंड पोटेंशियल्स मेजर्स लिए गए। एनवायरमेंटल ऑडिट ये बताता है कि मेरा एनवायरमेंटल कंप्लायंस दिया गया। ऐसे ही मैनेजमेंट ऑडिट है और यहाँ पे मेरा ये पार्ट खत्म होता है। तो ये वाला जो मेरा यूनिट है उसके ऊपर भी मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं? अराउंड 20 मार्क्स, 20 to 20, 22 मार्क्स यहाँ पे आपके पक्के हैं। और मेरे यहाँ पे अराउंड 10 क्वेश्चंस आपके 100% श्योर हैं कि आने ही आने हैं। तो यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। यहाँ पे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। एक क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप से दिख सकता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल दिख सकता है, मेरे रेशियोज में प्रैक्टिकल दिख सकता है, कॉस्टिंग में भी एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल दिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद मैं आता हूँ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स क्या है? जो मैंने अपनी 11th 12th में पढ़ा है, यहाँ पे भी अराउंड 9 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा आपको? बेसिक स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म, उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई जो हमने 12th में पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक में, उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये सब आपने 11th 12th में और यहाँ पे बीकॉम में सब पढ़ा हुआ है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पे आपकी आती है। सिंपल है, आपने सब पढ़ा हुआ है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट मेरा यूनिट 4 एक और इंपॉर्टेंट है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो मेरा यहाँ पे भी 10 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 10 क्वेश्चंस, around 10 questions, it can be more than that as well। और यहाँ पे भी 20 to 22 मार्क्स का यहाँ पे भी आपकी वेटेज निकल के आती है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है? कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, फाइनेंस के टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपने बीकॉम या एमकॉम या एमबीए में पढ़ा है। उसके बाद क्या है? फाइनेंस क्या होता है, लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यू ऑल नो दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, आज का 1 रुपया और कल का 1 रुपया में बहुत फर्क है। वाई? बिकॉज द मनी वैल्यू चेंजेस एज पर द इन्फ्लेशन। मनी की वैल्यू बदलती जाती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कंपनीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, कंपनीज बिजनेसेस कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए कुछ
कॉस्ट इनकर करती है। कैपिटल में मेरे यहाँ तो इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, या तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल आते हैं, या तो मेरे डिबेंचर्स आते हैं। इन सब को फाइनेंस करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए मेरे यहाँ पे पैसा चाहिए, एंड आई गेट मनी टू रन द बिजनेस फ्रॉम ईदर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, और उसकी मैं कॉस्ट इनकर करता हूँ। तो कहाँ से निकालता हूँ? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। उसको मेजर करना सीखना है, कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद कैपिटल बजटिंग में मैं क्या करता हूं? आई टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रपोजल्स। इन्वेस्टमेंट मैं करूं, किस एसेट में करूं? क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं? क्या उसमें मुझे फायदा रहेगा? मुझे 2 मशीन्स खरीदनी है, मशीन ए या मशीन बी। मैं कौन सी मशीन खरीदूं? मेरे को यहां पे डिसीजंस दिखते हैं। मैं एनपीवी या आईआरआर के बेसिस पे ये डिसीजंस लेता हूं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मैं यहां पे बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तभी तो मैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए मैं स्टाफ की सैलरीज पे कर पाऊंगा। मैं वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए कैश का जितना भी बिजनेस में मैंने लगाया और जितना मैंने सेल्स करके, क्रेडिट सेल्स करके वापस लिया, मेरा ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, मेरी कितने मुझे लिक्विडिटी चाहिए, कितने मुझे यहाँ पे डेटर्स का पीरियड अप्रोप्रिएट है कि मुझे पैसा वापस आ जाए। वर्किंग कैपिटल मुझे मैनेज करना है ताकि मेरे इलेक्ट्रिसिटी, मेरे रेंट, मेरे स्टाफ की सैलरी सही तरीके से निकलती रहे। वर्किंग कैपिटल मेरा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को मैनेज करने की बात होती है। डिविडेंड डिसीजंस, थ्योरीज एंड पॉलिसीज, जब कंपनी यहाँ पे पैसा कमा के क्वार्टर बेसिस पे या ईयर टू ईयर बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करती है, तो मेरा स्टेक होल्डर, मेरा जो शेयर होल्डर है, कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। तो डिविडेंड कितना देना चाहिए, कितना अप्रोप्रिएट है, क्या मुझे डिविडेंड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मैटर करता है कंपनी टू कंपनी। डिविडेंड के डिसीजंस देखेंगे। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, मेरा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स मेरे यहाँ पे हैं, हेजिंग की टेक्निक्स हैं जिसको मैं फॉरेक्स मार्केट कहता हूँ। हेज कैसे मैं कर सकता हूं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, यूरो करेंसी, जीडीआर एंड एडीआर, इनके बारे में हम बात करेंगे। इंटरनेशनल आर्बिट्रेज एंड मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आल्सो। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं छोटे छोटे, but you need to practice this very well. Capital budgeting, working capital, forex, cost of capital, capital structure, सब में से यहाँ पे practical question बन सकता है। ठीक? If I go through the PYQs, previous year questions, तो यहाँ पे भी आपको practical question दिखेंगे और accounts में भी practical questions आपके आते हैं। Next is business statistics and research methods. This is all about statistics, जिसमें मैं central tendency, dispersion, measures of skewness, correlation and regression of the two variables मेरे यहाँ पे कैसे निकलता है, मैंने statistics आपको सिखाना है। probability approaches, probability distribution, sampling, data collection, hypothesis टेस्टिंग, इसमें भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्लस थ्योरी क्वेश्चन दोनों आते हैं, एंड यू कैन एक्सपेक्ट 9 to 10 क्वेश्चंस इन दिस एज वेल. सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन योर UGC नेट एंड you need to prepare very nicely. Next is business management and HRM, business management and human resource management. अगर आपने human resource से पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो ये आपका सब्जेक्ट है. आपको functions of management के यहाँ पे ये MBA वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी रहेगा. मैनेजमेंट का फंक्शन बताइए, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखिए. मेरा यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी कैसे डेलीगेशन करी जाती है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट, कंपनसेशन, ये सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं. इसमें से भी आप 9 to 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सिंपल है.
उसके बाद क्या आता है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मेरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सारी जो आरबीआई के कंप्लायंसेस हैं, मेरे एनबीएफसी, सारी बातें यहाँ पे आ जाती हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक ओवरव्यू सबसे पहले आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ बैंक्स, मेरे अलग अलग तरीके के बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, पीएसयूज हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी अब हो गए हैं। तो यहाँ पे अलग अलग बैंकिंग सिस्टम्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मेरा रेगुलेटर है बैंक्स का, उसके फंक्शंस, रोल्स, बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स जो इंडिया में हुए, फाइनेंशियल मार्केट में मेरे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मेरी मनी मार्केट अलग है, कैपिटल मार्केट अलग है, उसके बारे में बताऊंगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेरे यहाँ पे एनबीएफसीज, कुछ मेरे एनबीएफसीज भी हैं। यस, मेरा आप एनबीएफसी का एग्जाम्पल लीजिए तो मेरा एनबीएफसी का एग्जाम्पल में बजाज फाइनेंस आ जाता है, एनबीएफसी है। और मेरा यहाँ पे जो बैंक्स हैं वो मेरे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक वगैरह आ जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आ जाता है, दैट इज अ पीएसयू। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया मेरे कौन कौन हैं? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग जो आप हम सब यूज करते हैं। हमारे बैंकिंग सिस्टम डिजिटल पेमेंट्स हो गई है, चाहे वो यूपीआई है, चाहे वो गूगल पे है, चाहे वो पेटीएम है, चाहे वो नेट बैंकिंग है, सब यहाँ पे बातें आएंगी। इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, दो तरीके की इंश्योरेंस होती है, वन इज फॉर द लाइफ एंड वन इज फॉर नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसको मैं जनरल इंश्योरेंस कहता हूं। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस कराता हूं तो मेरी लाइफ इंश्योरेंस है। जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस इज जनरली यूज्ड एज अ मोटर व्हीकल्स की मैं इंश्योरेंस कराता हूं या मैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस कराता हूं, वो सब यहां पे उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और आईआरडीए के सारे यहां पे फैक्टर्स देखने हैं। ये सारी मेरी यहां पे थ्योरेटिकल बातें हैं। यूनिट 7 में भी हम आपके 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक, इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। उसके बाद देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में जिन्होंने एमबीए किया है मार्केटिंग में, उनके लिए ये लॉलीपॉप है। मार्केटिंग क्या है, उसके चैनल्स क्या है, मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट के डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, प्रोडक्ट लाइन बनता है फिर डिसीजन लिए जाते हैं, पीएलसी, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, सब आपको देखना है। प्राइसिंग डिसीजंस, फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइसिंग की पॉलिसीज, डिमांड, सप्लाई और कंपटीशन के बेसिस पे लिखती है। प्रमोशन डिसीजन, मेरे यहाँ पे प्रमोशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग कैसे करी जाए, मैंने नया प्रोडक्ट निकाला, डाबर लिमिटेड अगर नया प्रोडक्ट निकालेगी, कोलगेट अगर नया प्रोडक्ट टूथपेस्ट निकालेगा तो कैसे प्रमोशन करेगा, मार्केटिंग करेगा, उसके मेथड्स क्या हैं, एडवर्टाइजमेंट्स के, पब्लिसिटी के, प्रमोशन के, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस कैसे हैं, चैनल्स उसके, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, उसको परचेज करने के बाद उसके फैक्टर्स, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, सर्विस की मार्केटिंग, ट्रेंड्स इन द मार्केटिंग, मेरे यहाँ पे सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग जो हम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आजकल करते हैं या गूगल से करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी मेरे को यहाँ पे सीखना है, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद मेरा यहाँ पे लॉ का एक यूनिट आता है, दिस इज ऑल अबाउट लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, दिस इज ऑल लॉ रिलेटेड, और ये आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इफ यू हैव डन बीकॉम एमकॉम, आपने कुछ लॉ के, बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ पढ़ा है, और लॉ रिलेटेड में सबसे पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मेरा 1872। मेरे यहाँ पे कैसे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किए जाते हैं, कैसे कंसिडरेशन को लिया जाता है, कैसे एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, सब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कोजाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या एलिमेंट्स हैं ताकि मेरा वॉइड ना हो, यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे। फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल का एग्रीमेंट कैसे किया जाए, मेरे से गुड्स को सेल करने के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाया गया 1930, जिसमें राइट्स ऑफ सेलर, राइट्स ऑफ बायर, डॉक्ट्रिन ऑफ
केविट एम्प्टर, यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, जिसमें मुझे नेगोशिएबल, डिसऑनर ऑफ द चेक एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, मेरे इंस्ट्रूमेंट्स नेगोशिएबल कौन से हैं, जैसे मेरे चेक हो गए, डिमांड ड्राफ्ट हो गए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मेरा उसके ऊपर बना हुआ है। कंपनीज एक्ट 2013, माय फेवरेट, तो ये मेरा 2013 का कंपनीज एक्ट, दिस इज द मदर लॉ फॉर ऑल द कंपनीज, वेदर इट इज लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट और वन पर्सन कंपनी। उसका नेचर एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज, कंपनी की फॉर्मेशन कैसे करी जाती है, कैसे उसका नेम रिजर्व किया जाता है, कैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स mca.gov.in पे ऑनलाइन हम नेम रिजर्व करके नई कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। मैनेजमेंट मीटिंग्स एंड वाइंडिंग अप ऑफ द जॉन स्टॉक कंपनी, कितनी मीटिंग्स कंपनी को करने की जरूरत है, बोर्ड मीटिंग्स, एनुअल जनरल मीटिंग, वाइंडिंग अप कैसे हो सकती है, और मैनेजमेंट में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, कितने यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, कितने यहाँ पे अलग अलग चीजें यहाँ पे कंपनीज एक्ट की आपको पढ़नी है। उसके बाद एलएलपी एक्ट, एलएलपी का स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी इन इंडिया। एलएलपी जो मेरा एक डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस है, या तो मेरा बिजनेस कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी में रजिस्टर किया जा सकता है, या एलएलपी बनाई जा सकती है। एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या फर्क है? पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से 2 पर्सन बना सकते हैं। एलएलपी इज अ different business entity and it is registered by the Ministry of Corporate Affairs, similar to companies but different from partnership। और यहाँ पे इसके compliances कैसे इसको फॉर्म किया जाए। कंपटीशन एक्ट 2002, कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए कैसे कोका कोला पेप्सी कंपटीशन एक्ट के तहत एक दूसरे से compete करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव एंड मेन प्रोविजंस क्या हैं। उसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, मेरे इंफॉर्मेशन के जो क्राइम्स है, साइबर क्राइम्स, आपको पता होगा क्रेडिट कार्ड्स, यहाँ पे आजकल इंडिया में बहुत क्राइम्स हो रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना हुआ है क्राइम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पेनल्टीज के लिए। आरटीआई एक्ट बना हुआ है, राइट टू इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव्स और मेन इन प्रोविजंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक्ट बना हुआ है, जिसमें मेरे पेटेंट्स आते हैं, ट्रेडमार्क्स आते हैं, जिसमें मेरे लोगोज हैं, कॉपीराइट्स आते हैं, इमर्जिंग इश्यूज इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो यहाँ पे मेरी सारी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट। गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, जीएसटी, आप रेस्टोरेंट जाओ, मूवी टिकट खरीदो या कुछ भी खरीदो, उस पे लिखा होता है जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी हर गुड्स पे है। तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग अल्कोहल, लिकर एंड पेट्रोल उस पे नहीं है। तो जीएसटी के क्या प्रोविजन है, कब मेरा बेनिफिट क्या है उसके लिए, के कैसे उसकी एप्लीकेबिलिटी है इंडिया में, क्या है जीएसटी, क्या है डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीएसटी, कैसे मेरा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी कैसे लगा जाता है, आपको सारी बातें यहाँ पे सीखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये यूनिट खत्म हो जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद लास्ट में मेरा यह क्या है, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इनकम टैक्स पे भी आप 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट और इसमें मेहनत लगती है साहब, क्योंकि आपने बीकॉम एमकॉम या जो भी किया है आपने ढंग से पढ़ा नहीं है। यूनिट 9 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी मेहनत लगती है, इसमें भी आप 10 to 12 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं जो इतने आसान नहीं हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी लॉ, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स इन दिस यूनिट 9। और यूनिट 10 में भी आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 10 में आपको सबसे पहले इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है, व्हेन द टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम यू अर्न, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द एसएससी कैसे निकाला जाए, टैक्स का इंसिडेंस, एग्जेम्प्टेड इनकम्स, कुछ इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट है जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गई या इनकम अर्न फ्रॉम योगा एक्टिविटीज हो गई। एग्रीकल्चर इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड्स, अलग अलग हेड्स हैं। मेरा सैलरी का अलग हेड है, हाउस प्रॉपर्टी का अलग हेड है जहां पे मैं अपने रेंटल इनकम लेता हूं, सैलरी का मैं सैलरी अगर एम्प्लॉयड हूं वहां मैं इनकम लेता हूं, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम मैं लेता हूं जहां पे मेरी बिजनेस
की अर्निंग्स हैं, या मैं प्रोफेशनल हूँ, उसके बाद मेरी अदर सोर्सेज हैं, या मेरी कैपिटल गेन है अगर मैं कोई कैपिटल एसेट सेल परचेज करता हूँ. डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, देयर आर सम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U. असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, कैसे उसकी असेसमेंट की जाती है. क्लबिंग ऑफ इनकम्स, अगर मेरा कोई माइनर बच्चा है और मेरे अगर कोई इनकम मेरी अर्न कर रहा है तो कैसे क्लबिंग होगी. इंटरनेशनल टैक्सेशन, मेरी डबल टैक्सेशन एंड इट्स अवॉइडेंस मैकेनिज्म. कुछ कंट्रीज के साथ मेरा एग्रीमेंट है DTA का, जैसे मेरा डबल टैक्सेशन ना लगे और अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो. कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, मेरी यहाँ पे कैसे मैं कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग करूँ. कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग. टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन, कैसे मेरी टैक्स का अवॉइडेंस और इवेजन दोनों अलग अलग बातें हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा. टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन, मेक और बाय डिसीजन. उसके बाद क्या है, डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, जिसको मैं कहता हूं TDS TCS. मेरा यहाँ पे TDS, मैं अगर कुछ पेमेंट किसी को पे कर रहा हूं तो मैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है. और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर मैं कुछ पेमेंट कर रहा हूं तो मैं एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्वार्टरली बेसिस पे. और ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, मेरी इनकम टैक्स रिटर्न साल में जाती है. अगर मैं नॉर्मल एसएससी हूं तो 31 जुलाई, और अगर मेरा ऑडिटेड केस है, ऑडिट कराना है, तो 30 सितंबर मेरी लास्ट डेट है. तो TDS, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स विच आई पे इन एडवांस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट बेसिस, ईयर ऑन द क्वार्टर बेसिस. और यहाँ पे मैं इनकम टैक्स रिटर्न्स की फाइलिंग के बारे में सीखूंगा. तो ये मेरा यहाँ पे कोर्स यहाँ पे खत्म होता है. ये मेरा यूनिट 10 है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो कंक्लूड अगर मैं करूं तो UGC नेट का जो 10 यूनिट्स में सिलेबस है, वेरी इंटरेस्टिंग सिलेबस कंप्राइजिंग 200 मार्क्स. एंड इफ यू आर अ कॉमर्स एस्पिरेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक एक यूनिट, एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से कराया जाए. और मैं आपको कराने वाला हूं सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से. तो मेरा यहाँ पे मेन पर्पस क्या था कि आपको एक ओवरव्यू दूं कि सारा टॉपिक कैसे कवर किया जा सकता है, व्हाट टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट अ 98-99 percentile in your UGC net in your next attempt. Thank you very much for your patient listening. Thank you very much for your watching. Do take care of yourself. I'll see you in the next video. God bless you. Stay connected. Stay blessed. Goodbye. Jai Hind. Bye-bye.